हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट्स थोड़े शांत शांत से रहे, रेंज में फंसे हुए दिखे और ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। जितनी ग्लोबल मार्केट्स में जो खबरों का माहौल बना हुआ है, पैनिक का माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से हमें कम गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 0.37% डाउन रहा, करीब 90 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी करीब 0.4% डाउन रहा, करीब 230 पॉइंट्स। तो जिस तरीके से खबरों का बाजार गर्म है और पैनिक का माहौल मचा हुआ है, उसके हिसाब से बाजार थोड़े कम गिरे, शांत शांत से दिखे। लेकिन अंदर में पैनिक का माहौल दिखा, इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि आगे पता नहीं क्या होगा और क्या उनके पोर्टफोलियो और स्टॉक्स पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स काफ़ी घबराए से हैं, जो काफ़ी सारा पैसा मार्केट में लगाए हुए हैं, उनके ऊपर एक चिंता की लहर है। तो हम बात करेंगे कि क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में चिंता का माहौल है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे स्टॉक्स और इकॉनमी पर पड़ सकता है। और उसके बाद हम मार्केट्स की भी बात करेंगे कि आज के मार्केट्स कैसे रहे और उससे हमें क्या क्लूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा है और क्यों पैनिक का माहौल मचा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि ये जो इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अब चाइना खुलकर सामने आ गया है। तो अभी एक दिन पहले ही उनके जो मिलिट्री प्लेन्स हैं, ऐसी खबरें आई कि वो ईरान में लैंड किया है। उन्होंने सारे रडार सिस्टम को गच्चा देकर उन्होंने वहाँ पे वो लैंड किए हैं और वहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली कोई उनको मिलिट्री एड दी है, ऐसी खबरें मानी जा रही। तो चाइना अब उस एरिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है और सीधा सीधा यूएसए के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। इसके बाद आप देखिए जो डेवलपमेंट हुई है कि ट्रंप ने तेहरान में रेजिडेंट्स को कहा है कि आप इवैक्यूएट कर जाइए, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की उन्होंने बात कही है। और चाइना ने उनको एक्यूज़ भी किया है कि आप पैनिक मचा रहे हैं और माहौल को और गर्म कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, चाइना ने अपने रेसिडेंट्स को कहा है कि ईरान से वो वहाँ से वापस आ जाएं और इजराइल से भी वापस आ जाएं। इसके बाद इंडियन एम्बेसी को भी देखिए तो उन्होंने ईरान में ये कहा है कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं या रेसिडेंट्स वहाँ पर हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों से सेफ़ लोकेशंस पे चले जाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली जब देश की बड़ी बड़ी देशों की सरकारें ऐसा कहती हैं तो उनके पास उसको कहने के लिए एक ज़रूर कोई ना कोई तथ्य होगा, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद आप देखिए सिचुएशन क्या हुआ कि ईरान ने अब सीधा इजराइल पे अटैक कर दिया, उनके मसूद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया है, साथ ही यूएस एम्बेसी को भी उन्होंने टारगेट करने की खबरें आई हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप जो G7 मीट में गए थे, वहाँ से उन्होंने अर्ली डिपार्चर वहाँ से ले लिया है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि इस बार वहाँ सीज़फायर नहीं होगा, वहाँ पर परमानेंट पीस होगा। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन इसे लोग एज अ वार्निंग साइन रीड कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, अगर आप इस पूरे कहानी को समझने की कोशिश करें तो क्या है कि इजराइल ईरान के थ्रू मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और नेतन्याहू का बहुत पुराना सपना है कि मिडिल ईस्ट में सारी जितनी भी जो पेट्रो गवर्नमेंट्स हैं, जो जैसे हमने देखा कि लीबिया में क्या हुआ और इराक में क्या हुआ, उस तरीके का ही एपिसोड वो वहाँ पर भी करना चाहती है। उनका काफ़ी पुराना सपना है। और इसको फंड कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो यूएस में जो इज़राइल की लॉबी है, आईपैक कहा जाता है, अमेरिकन इज़राइल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी सेनेटर्स का उसको सपोर्ट है। लेकिन वहाँ पर भी जो इस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका उनकी लड़ाई लड़े, तो इस तरीके का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और लोग साफ साफ बात कर रहे हैं कि एक्शन होगा, कोई जो शांति की बात नहीं कर रहा है। तो ये सबको देखते हुए मार्केट्स के लोग चिंतित हैं, लेकिन मार्केट से ज़्यादा जो दोनों देशों के सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, वो ज़्यादा
चिंतित हैं कि अगर इस तरीके की फुल फ्लेजेड वॉर शुरू होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। अब बात करते हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो इसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो हमें इम्पैक्ट करेगा, हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा, वो है क्रूड प्राइस। तो जब क्रूड प्राइस बढ़ेंगी तो हम जानते हैं दोस्तों किस तरीके से वो हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर क्रूड $80 को पार कर जाता है और कम से कम 4-5 महीने वहाँ पर सस्टेन करता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी होगी। वो करीब अभी जो 1.1% है उससे बढ़कर 1.3% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। काफ़ी बड़ा नंबर है। सीधा इसका इम्पैक्ट होगा, हमारी करेंसी और वीक हो जाएगी और हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जानते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि $10 अगर क्रूड का भाव बढ़ता है तो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 0.35% का इजाफा होता है। तो वंस अगेन हमारी महंगाई बढ़ेगी, हमारा रुपया कमज़ोर होगा। और इसके बाद अगर आप जीडीपी में देखें तो अगर क्रूड $80 से ऊपर रहता है तो 0.2% का जीडीपी में भी डिप हो सकता है। ऑलरेडी हमारे जो जीडीपी के एस्टिमेट्स हैं थोड़े म्यूटेड से हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ी उसमें बढ़त हमें देखने को मिली, लेकिन अब जो हमारा एस्टिमेट है क्या हम उसे मीट कर पाएंगे, और नहीं मीट कर पाएंगे तो ये बाज़ार के लिए और भी नेगेटिव होगा। और अगर इन फैक्टर्स, अभी तो हम ये सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हमारी रेटिंग भी इसी लेवल पर मेंटेन होगी, क्या कहीं वो भी तो नहीं डाउनग्रेड हो जाएगी। तो इस सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चिंता बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मार्केट्स अपनी जगह हैं, लेकिन मार्केट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और शांति का माहौल बनेगा, क्योंकि लोगों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ मेजर एस्केलेशन होता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि वो सीधा हमारी इकॉनमी, हमारे मार्केट्स, हमारी जेब को भी इम्पैक्ट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा। अब आइए बात करते हैं कि आज के मार्केट्स कैसे रहे और ये हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो दोस्तों आज सभी सेक्टर्स डाउन रहे, सिर्फ आईटी का सेक्टर ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है। वो क्यों दिख रहा है वो मैंने कल के वीडियो में आपको डिटेल में समझाया। इंडिया की करेंसी वीक हो रही है यूएस के अगेंस्ट में, हम 86 से ऊपर वापस आ गए हैं। पिछला हाई हमने 86.30 था और इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अभी रुपया हमारा और भी कमज़ोर होगा और इसी एंटिसिपेशन में आईटी के शेयर भाग रहे हैं। रुपया कमज़ोर क्यों होगा? क्योंकि ऑयल पर एक बहुत बड़ा संकट है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और भी बढ़ेंगे। हम 70 से ऊपर क्रूड चला गया है और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये इस पर सस्टेन करेगा। और अब लोग 120 तो छोड़िए, $150 की भी बात कर रहे हैं। तो जब करेंसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इन आईटी सर्विसेज कंपनी का मुनाफा अपने आप ऑटोमेटिकली रुपीज़ के टर्म्स में बढ़ जाएगा। तो उस एंटिसिपेशन में ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप आईटी को छोड़ दें
तो सारे सेक्टर्स डाउन रहे और कई स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, 2-2, 3-3, 4-4% फॉल हमें देखने को मिला। और इसी वजह से इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक जो पैनिक का माहौल मचा हुआ है, क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट्स भले ही ज़्यादा ना गिरें, लेकिन लोगों के इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए दोस्तों आज के मार्केट डेटा की बात कर लेते हैं। तो मार्केट डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है? तो अगर मार्केट डेटा को हम देखें तो आज के दिन अगर आप देखिए तो निफ्टी करीब 24853 पे क्लोज हुआ। जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा गिरावट हमें नहीं देखने को मिली, 93 पॉइंट्स डाउन था। कल के दिन करीब 227 पॉइंट मार्केट्स अप रहा। कॉल आईवी में फॉल देखने को मिला है करीब 1.5% का, विच इज़ अ गुड साइन, थोड़ी हमें उम्मीद दे रहा है। लेकिन पुट्स में हमें आईवी बढ़ती हुई दिखी है। तो ये अगेन वंस अगेन जो हमें 2 दिन पहले देखने को मिला था कि पुट्स में आईवी बढ़ रहे हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए पुट्स खरीद रहे हैं निफ्टी के और उसी तरीके से अपनी हेजिंग कर रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने हेजिंग को एक्टिवेट कर दिया है, बढ़ते हुए रिस्क को ध्यान में रख के। अब अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो कल के दिन काफ़ी ये ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा हमें पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला। पिछले 10 दिन का हाईएस्ट लेवल पर पुट कॉल रेशियो था, आज उसमें वंस अगेन हमें ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा तो नहीं गिरा है, जिस तरीके से पैनिक का माहौल है वहाँ पे हमें ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिखा है। विक्स को देखें तो कल भी ड्रॉप देखने को मिला था, आज भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो अभी भी ये नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं आईवी और विक्स, लेकिन अभी भी एक्सट्रीम पैनिक यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है, ऐसा मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए आईवी बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं रही है और लगभग उसी लेवल पर सस्टेन हो रही है, पैनिक का माहौल होते हुए भी। साथ ही आप देखिए ओवाई एडिशंस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आज 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, नेक्स्ट मंथ में भी करीब 3200 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो ये दोनों हमें क्या बता रहा है कि अभी भी लोग ज़्यादा पोजीशंस बनाकर बड़े बेट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच मोड में है। अब अगर आप देखिए फ्यूचर्स का प्रीमियम में वंस अगेन आज ड्रॉप देखने को मिला है, 6 पे आ गया है। आप देखिए पिछले कई दिनों में क्या हमें इतना कम प्रीमियम देखने को मिला? पिछले महीने भी हमें इतना नहीं देखने को मिला, शायद एक दिन ऐसा हुआ था कि प्रीमियम नेगेटिव में आया था। तो कल के दिन प्रीमियम में राइज दिखा है, आज प्रीमियम में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम भी देखें काफ़ी लो लेवल पर है। अभी हम इतने दूर हैं, 40-45 दिन दूर हैं नेक्स्ट एक्सपायरी से, और कितना कम यहाँ पर प्रीमियम दिखा है। टर्नओवर कल के दिन काफ़ी कम था, तो जब भी कम टर्नओवर पर मार्केट ऊपर जाता है तो वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होती है। आज टर्नओवर ठीक है, यानी कि आज इस मार्केट का जो भी मूवमेंट है उसको यूज़ करके सेलिंग हुई है, स्टॉक की डंपिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए तो थोड़ा नेगेटिव सा ही दिखा है। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? इस पूरे डेटा का कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो अभी मार्केट जो है ना वेट एंड वॉच मोड पे, न्यूज़ ड्रिवन है, और डे टू डे लोग कॉल ले रहे हैं कि आज क्या कहा गया, आज की क्या डेवलपमेंट है। कल के दिन आप देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि कितना हाई पुट कॉल रेशियो वहाँ पर बना हुआ था, आज वो सारा रिलीज़ हो गया। तो अभी मार्केट्स जो है ना इवेंट्स पर रिएक्ट करेगा, न्यूज़ पर रिएक्ट करेगा, और FIIs जो हमारे डोमिनेंट प्लेयर हैं, जो बाहर का पैसा आ रहा है, वो तो फिलहाल पैसा निकाल रहा है। जून में वो नेट सेलर बन गए हैं। कल के दिन भी उनकी सेलिंग की फिगर्स आई थी, आज का डेटा नहीं आया है। तो ये सारा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिटेल भले ही बुलिश हो, और मैं DII का पैसा भी रिटेल का ही पैसा मांगता हूँ क्योंकि उसमें रिटेल का ही पैसा लगा हुआ है। रिटेल भले ही बुलिश हो, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उनका नज़रिया थोड़ा कॉशियस दिख रहा है, थोड़ा बेरिश दिख रहा है, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर स्टॉक डंपिंग हो रही है और सेल ऑन राइज हो रहा है। अब अगर लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स वॉलेटाइल है और न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरीके से मार्केट्स चल रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है ना किसी भी दिन कोई भी न्यूज़ आएगी और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि पीस का अनाउंसमेंट हो गया
तो सडनली मार्केट ऊपर शूट कर जाएंगे। अगर फर्दर एस्केलेशन होता है तो बड़ा डिप देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो 1 सेकेंड मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर क्रूड में सडन जंप दिख गया $5-7 का तो बड़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो सिचुएशन है ना थोड़ी वॉलेटाइल है और बिना हेजिंग के इसमें काम करना ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम लेवल्स की ही बात करना चाहते हैं तो मैं अभी भी एक लास्ट होप जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था 24,670, ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है हम उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, शायद हमें बाउंस देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रीच होता है आई थिंक हमें अपने लॉन्ग पोजीशंस को, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर देना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का, अगर आप अच्छे स्टॉक्स को सही वैल्यूएशंस पर आपने खरीद रखे हैं, कंटिन्यू टू होल्ड और नीचे के लेवल पर उसे एवरेज करिए। अगर आपने ओवर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदे हैं, हाई वैल्यूएशंस खरीदे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम अपनी पोजीशंस को लाइट करने का या एग्जिट करने का। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द टाइम।